कल तक के लेक्चर्स मैंने सारे डाल दिए थे ना यूट्यूब पे, अगर किसी का कोई बीच का लेक्चर छूटा हुआ हो तो देख लेना। चलो, हम लोग थ्रेड्स पढ़ रहे हैं। कल हमने जो लास्ट पढ़ा था थ्रेड, वो हमारा था एक्चुअल और थ्रेटेड लिटिगेशन। ठीक है ना? तो अगर आपके और आपके क्लाइंट के बीच में कोई लिटिगेशन चल रही है, या फिर आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में जो है कोई लिटिगेशन आपके बीच में होने वाला है, तो आपको ऐसे क्लाइंट के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसे क्लाइंट के साथ एंगेज नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। यहाँ तक कल की क्लास तक में सबको समझ में आया हुआ है? कोई डाउट अगर आप लोगों का हो तो प्लीज लेट मी नो। कल तक का क्लियर है सबको यहाँ पे? जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना कोई तो। यस ठीक। सर। हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट अब जो पढ़ने वाले हो फैमिलियरिटी थ्रेट है। अब देखो, फैमिलियरिटी थ्रेट में कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोला है कि एक समय के बाद ना, आप चाहे आपका क्लाइंट ही क्यों ना हो, बट एक जो है वो आप लोगों का एक रिश्ता डेवलप हो जाता है, एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, और एक दूसरे के प्रति जो है वो सिंपैथी आपके मन में जो है वो आ जाएगी। ठीक है? ऐसा देखो हो जाता है ना, इंसान है भाई, किसी के साथ लॉन्ग टर्म अगर हम एसोसिएटेड रहेंगे, काम उनके साथ करेंगे, तो एक दूसरे से जुड़ जाओगे, सुख दुख का आपको जो है वो फील होने लगेगा नहीं लगेगा? यस और नो? अगला दुखी है तो आपको यस लगेगा सर। कि नहीं, जो है यस दुखी है। सर। तो ये जो है वो ह्यूमन नेचर है, स्वभाव है, इसका हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन स्टिल हमारी ड्यूटी ये कहती है कि भाई आपको अपने क्लाइंट के साथ इमोशनल जो है वो अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, है ना? होने में तो वैसे बाकी बहुत बुरी बात है, अगर किसी का फाइनेंशियल लॉस भी होता है तो भाई नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। हम भी नहीं चाहते किसी का फाइनेंशियल लॉस हो, यार अगले का घर है। अगर किसी की आज की मेरी वजह से अगर किसी की कंडीशन अगर खराब हो रही है, तो मैं नहीं चाहूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट मेरी ड्यूटी है, अगर मैं ऑडिटर हूँ तो मेरा एक काम बनता है कि भाई मुझे देखना है कि भाई कोई जो है कंपनी के अंदर जो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं, और अगर उनमें कोई एरर है, अगर कोई फ्रॉड है, और अगर वो कंपनी के अंदर जो पूरे साल उन लोगों ने किया है उसका ट्रू एंड फेयर एग्जीबिशन नहीं देते, तो मेरा काम है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मुझे बताना पड़ेगा। तो अगर आप एक समय से ज्यादा, एक टाइम पीरियड से ज्यादा अगर क्लाइंट के साथ एंगेज हो चुके हो, है ना, एक लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय आपने उसके साथ जो है वो स्पेंड किया है काम करते हुए, तो फिर अब आपको वहां से ब्रेक ले लेना चाहिए। उस क्लाइंट के साथ आपको जो है वो ज्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है। आगे की बात समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है। तो when the auditor become too sympathetic or too trusting of a client and loses professional skepticism, देखो एक टर्म इन लोगों ने यहाँ पे यूज किया, प्रोफेशनल skepticism। क्या होता है प्रोफेशनल skepticism? प्रोफेशनल skepticism का मतलब होता है डाउटिंग माइंड। ठीक है? एक ऐसा दिमाग जिस दिमाग के अंदर प्रश्न आए, डाउट आए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है? वो सीआईडी देखते हो? कभी देखा सीआईडी तुम लोगों ने टीवी पे? यस सर। यस सर। तो उसमें वो देखता है ना, वो क्या नाम है उसका, वो ऐसे करता रहता है, हर चीज पे डाउट करते हैं वो लोग, ऐसा क्यों हुआ होगा, इसने ऐसा क्यों किया होगा, ऐसे करते हैं वो लोग। यस सर। यस सर। हाँ, इसे प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म हम लोग कहते हैं। व्हेन यू एंगेज एज ऑडिटर विद समवन, आपका भी काम जो है वो वही हो जाता है कि भाई ये क्यों हुआ है। आपके मन में प्रश्न आने चाहिए, क्वेश्चन आने चाहिए। सब चीजें बहुत अच्छी नहीं होती हैं। आपको दुनिया में चीजें लग रही बहुत अच्छी है, जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छी है, उनके पीछे क्या चल रहा है वो आपको पता करना पड़ेगा। तो लेकिन जब क्या होता है कि आप अगर किसी से लॉन्ग टर्म एसोसिएट रहे हो, रिश्ता सा आपका जुड़ गया, तो फिर ये प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म जो है ना, वो आपका वो इधर उधर चला जाएगा। आप उस पर विश्वास इतना करते हो कि आपके मन में डाउट ही नहीं आएगा उसके अगेंस्ट में कि यार ये भी ये लोग कर सकते हैं क्या, गड़बड़ घोटाला। यस और नो? ट्रस्ट क्रिएट हो गया तो फिर क्या डाउट आएगा? अगर आपका किसी पे विश्वास आ गया तो आप उस पर विश्वास करने लगो, फिर उसके काम के ऊपर आपका जो है वो डाउट खत्म हो जाएगा। यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है? तो वो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म अगर आप यूज कर रहे हो, तो फिर ये सही नहीं है आपके काम के लिए ना, आपको उससे अपने आप को सेपरेट कर लेना चाहिए। और वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड द क्लाइंट गोज बियॉन्ड प्रोफेशनल बाउंड्रीज, एक प्रोफेशनल रिश्ते से ज्यादा अगर आपका एक रिश्ता डेवलप हो गया है,
तो स्टॉप बीइंग द ऑडिटर एथिकल नहीं है ये, अब उसके लिए काम करना। ठीक है, लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ अ सीनियर पर्सनल, using the same senior person in an engagement team over a long period may cause the auditor to become too trusting, less skeptical of a kind, resulting in material misstatement going undetecting। तो बड़ी गलतियां, मेजर गलतियां, अगर आप जुड़े हुए हो तो फिर हो सकता है कि बड़ी मेजर गलतियां जो है आप वहां पर ढूंढ नहीं पाओ, आपकी आंखों के नीचे से वो निकल जाए। A self-interest threat may also be created as a result of an individual concern about losing a long-standing client। और ये भी चीजें अलग है, अगर मेरे से कोई क्लाइंट बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ है तो फिर मेरे मन में एक डर भी आ जाएगा कि यार अगर मैं मेरा काम सही से करूंगा तो फिर ये क्लाइंट मेरे को छोड़ के जा सकता है। डर लगेगा नहीं लगेगा अपने को? यस और नो? Yes, sir. है ना, वो भी एक मन में डर आएगा। तो इसलिए एक ज्यादा समय, एक समय से ज्यादा आपको एक क्लाइंट के साथ जो है वो नहीं रहना चाहिए। तो जब आप किसी क्लाइंट के साथ कंटिन्यू करने की सोच रहे हो या उसके साथ एंगेज होने की सोच रहे हो तो आप ये देखिए कि क्या पहले भी हमने उसके साथ काम किया है, और किया है तो कितना किया है। ठीक है, in relation to the audit, the firm should consider whether the complexity of the subject matter has changed, whether the client management team has changed, structural changes in the client organization। ये सब भी चीजें आपको जो है वो ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने एक वर्ड बेटा यहाँ पे यूज किया है कि क्या सेफगार्ड्स आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। अच्छा, मैं किसी क्लाइंट के साथ जो है वो लॉन्ग टर्म एसोसिएट भी रह सकता हूँ और काम भी कर सकता हूँ, लेकिन कुछ सेफगार्ड जरूरी है ना मेरी इंडिपेंडेंस को बना के रखने के लिए। वो है रोटेट इंडिविजुअल्स ऑफ द ऑडिट टीम। देखो क्या होता है कि अब जैसे ऑडिट टीम में बड़ी, अगर मेरी ऑडिट टीम में 5 मेंबर हैं, ये हमारी ऑडिट टीम है जिसमें ए बी सी और डी। तो अब इनमें ही में अगर मेरी टीम है तो इस टीम को मैं जरूरी नहीं कि मैं हर वक्त ही कंटिन्यू करूंगा ना। मैं ये कर सकता हूँ कि मैं डी को रिमूव कर दूं और इसकी जगह पे जेड को लेकर के आ जाऊं। इसको कहते हैं बेटा रोटेशन। हम लोग ऐसे पॉलिसी बना सकते हैं कि भाई एक ऑडिट टीम में एक क्लाइंट के लिए 3 साल से ज्यादा, से फॉर एग्जांपल ना 3 साल से ज्यादा कोई काम नहीं करेगा। तो अब नाउ अगर किसी भी टीम मेंबर को 3 साल उस क्लाइंट के साथ हो गए तो हम एज अ पॉलिसी मैटर हम उसको वहां से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे और किसी और दूसरे ऑडिटर को हम जो है उस टीम में लेकर के आएंगे। तो इस रोटेशन से ये हो जाएगा कि कोई भी पर्सन एक टाइम से ज्यादा किसी क्लाइंट के साथ अटैच नहीं रहेगा, एसोसिएटेड नहीं रहेगा, तो फिर उसकी जो इंडिपेंडेंसी है वो बनी रहेगी। आ गई बात समझ में बेटा? क्लियर है? Yes, sir. रोल ऑफ इंडिविजुअल चेंज करके देखो, जब आप ऑडिट का काम करते हो तो टीम में हर किसी का अलग अलग काम होता है, तो सबका काम आपको टाइम टू टाइम रोटेट करना चाहिए। ए का काम बी को दे दो, बी का सी को दे दो, सी का डी को दे दो, ऐसे आपको रोटेट करना चाहिए। हैविंग एन एप्रोप्रिएट रिव्यूअर, रिव्यूअर वाली वो थर्ड एम्पायर वाला हर जगह पर है। आपको एक थर्ड एम्पायर से रिव्यू कराना चाहिए, एक एप्रोप्रिएट रिव्यूअर होना चाहिए जो कि आपकी ऑडिट टीम का मेंबर नहीं रहा हो, ना ही उसने ऑडिट टीम के मेंबर की तरह आपका काम रिव्यू किया हो। तो एक अलग से आपको पर्सन चाहिए जो आपका काम क्या करें, यहाँ पे रिव्यू करेंगे। इंडिपेंडेंट ऑडिट और एक्सटर्नल क्वालिटी रिव्यूज भी आप करा सकते हो। क्लियर है बेटा? समझ में आया यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. अब इसके लिए क्या कोई मैंडेटरी रूल भी बनाया गया, क्या कोई टाइम पीरियड भी दिया गया? तो लिस्टेड क्लाइंट्स के लिए दिया गया। अगर आप ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो ना जो लिस्टेड है, तो एंगेजमेंट पार्टनर, EQR और एनी अदर की ऑडिट पार्टनर मस्ट नॉट एक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 7 क्यूमुलेटिव ईयर्स। तो 7 साल से ज्यादा कोई भी ऑडिटर ना एक कंपनी में, अगर वो क्लाइंट लिस्टेड है तो उसके लिए आप एक 7 ईयर से ज्यादा आप उसके लिए कंटिन्यूसली काम नहीं कर सकते। ठीक है, 7 ईयर बाद आपको डिसएंगेज करना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, अच्छा अब ये से फॉर एग्जांपल मैंने किसी कंपनी के लिए 7 साल काम कर लिया, अब 7 साल के बाद मैं उसके बाद 7 काम नहीं कर सकता, उसकी ऑडिट कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो मैंने अपने, लेकिन क्या ये अब जो है परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई क्या कि भाई उस काम के लिए, उसके लिए मैं हमेशा ही काम नहीं कर पाऊंगा? ऐसा नहीं है। देखो, परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं है कहीं पर भी ना। ऐसा नहीं है किसी एक क्लाइंट के लिए 7 इयर्स काम कर लिया तो हम जीवन भर उसके लिए काम नहीं कर सकते। इसे कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं बीच का। जनरली अभी क्योंकि ये तो चलो हम ऑडिट पढ़ रहे हैं, बट जब तुम कंपनीज एक्ट वगैरह ये सारे लॉ पढ़ोगे तो कूलिंग ऑफ पीरियड और वो प्रोविजंस तुमको मिलेंगे। तो इन जनरल 5 साल का एक पीरियड होता है कि भाई कोई बात नहीं, 7 साल काम कर लिया, 5 साल मत करो। इसे कूलिंग ऑफ पीरियड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे? इसे कहते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। तो एक समय
का गैप आपको देना पड़ेगा, मतलब 5 साल इन जनरल है वैसे, तो 5 साल के लिए हम उसके रेंट के लिए काम नहीं करेंगे, लेकिन आफ्टर 5 इयर्स हम उसके लिए वापस से क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। आया समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो ये 5 इयर्स दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे फॉर एन एंगेजमेंट पार्टनर। EQR मतलब जो हो गया क्वालिटी, एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू। अगर आपका कोई ऐसा ऑडिटर के साथ में ऐसा भी कोई एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि ये रिव्यू करेगा जो मेरा ऑडिटर और मेरा जो क्लाइंट है उन दोनों के बीच में, या हम दोनों का इंडिपेंडेंसी को लेकर के रिव्यू, इसको कहते हैं EQR। देखो मैं वापस से समझाता हूँ EQR क्या होता है, कि भाई जैसे एक ऑडिटर है, अब ऑडिटर हमारा एंगेज हुआ क्लाइंट के साथ, क्या हो गया भाई, एंगेज हो गया। तो एंगेजमेंट बेटा टर्म्स पे होती है, शर्तों पे होती है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये सब टर्म्स हैं बेसिकली। टर्म्स मतलब कि शर्तें हैं इनके अंदर, जिसके बेसिस पर आपको एज अ ऑडिटर अपॉइंट किया गया है। और वो उसमें सबसे बड़ी जो शर्त है वो ये है कि भाई आप इंडिपेंडेंट हो। इससे बड़ी कोई शर्त नहीं है ना, यस और नो? Yes, sir. सबसे बड़ी कोई शर्त नहीं है, सबसे बड़ी शर्त ये। और आप इंडिपेंडेंट कब होगे, तो वो थ्रेट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, भाई ये जब थ्रेट्स नहीं है या अगर हैं तो उनके अगेंस्ट में हम लोगों ने प्रॉपर सेफगार्ड लिए। तो ये जो टर्म्स है ना, इन टर्म्स को ऑडिटर और क्लाइंट रिव्यू नहीं कर सकता। इसके लिए हमको एक सेपरेट पर्सन चाहिए जो इसको रिव्यू करेगा। ठीक है, कि हाँ भाई जो ये ऑडिटर एंगेज हुआ है, ये वाकई सही शर्तों पे सही टर्म्स पे जो है वो एंगेज हुआ है, और इस एंगेजमेंट की क्वालिटी जो है वो अच्छी है, ये सही है, ये क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट जो है वो अच्छी है, और इसका जो रिजल्ट आएगा ऑडिट का वो भी अच्छा होगा। तो इसके लिए जो हम लोग एक रिव्यू कराते हैं कि भाई जो जिस टर्म पे एंगेज हुआ गया है उन पूरी टर्म्स को रिव्यू करना, उसके इंडिपेंडेंसी को रिव्यू करना ऑडिटर की, इसके लिए एक अलग रिव्यूअर होता है बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं, EQR, दैट इज एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू कहते हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर यहाँ पे? Yes, sir. सबको आ गया? निधि, शिवांशी, वैदिक, सबको गर्विता Yes. ये बात समझ में? यस सर। Yes, एंगेजमेंट sir. क्वालिटी। और देखो ये जो बात हम कर रहे हैं, ऑफकोर्स सी बात है, बड़ी कंपनीज में ये सब चीजें होती है, छोटी कंपनीज में इतना डीप में जाके भी, पहली बात तो ऑडिट ही उसके लिए कंपलसरी है या नहीं है, तो फिर इतनी डीप तो नहीं जाएंगे। तो ये बड़ी कंपनीज ही हैं जो मतलब पहले तो एंगेजमेंट पार्टनर, फिर उसकी जिस टर्म से वो हुआ है उसको भी रिव्यू करवा लेंगे, हमारे पास एक EQR है। ठीक है, तो 5 इयर्स का कूलिंग पीरियड है, 7 साल काम किया, 5 साल का गैप लेना पड़ेगा। अब जब 12 साल हो जाएंगे ना पूरे, तो फिर 13वें साल से आप 13th ईयर से वापस आप जो है वो क्वालिफाई हो जाओगे एज अ एंगेजमेंट पार्टनर। और की ऑडिट पार्टनर्स के लिए, की ऑडिट पार्टनर मतलब मैंने बताया था भाई, जो यहाँ पर जैसे ऑडिट फर्म है, अब ऑडिट फर्म में जो हो गया, अभी मैंने एग्जांपल दिया था, अभी मान लो भाई 4-5 जने तुम लोग हो गए, फिर तुम्हारे भी जूनियर्स आ गए, वो सब चीज हो गए, तो तुम लोग जो की ऑडिट पार्टनर हो। ठीक है, लिस्टेड कंपनीज के लिए कोई भी पार्टनर, अगर मान लो आपके उसमें 2, 4 या 5 पार्टनर्स है, तो हर 2-2 साल में आपको क्या करना चाहिए, ऑडिट पार्टनर को रोटेट करना चाहिए। हर जैसे A, B, C और D, अब ये चारों के चारों अगर की ऑडिट पार्टनर्स हैं और हम किसी XYZ लिमिटेड की ऑडिट कर रहे हैं, अब पहले ए ने किया तो 2 साल बाद उसको ए को जो है वो यहाँ से हटना पड़ेगा, बी विल गोइंग टू डू द ऑडिट फॉर द सेम फर्म। ऐसे करके आप जो है 5 साल आप निकालो। आ गई बात समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो जैसे अगर ABC है, हम लोग किसी XYZ लिमिटेड के साथ जो कि एक लिस्टेड कंपनी अटैच हुए, तो ABC एज अ फर्म मैक्सिमम कितने टाइम तक के लिए ऑडिट कर सकती है, 7 इयर्स के लिए ऑडिट कर सकती है। कितने साल के लिए कर सकती है? 7 इयर्स के लिए ऑडिट कर सकती है एज अ फर्म। ये समझ में आ गया, लिमिट है ये। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. अब कितने साल का कूलिंग पीरियड है ABC एज अ फर्म के लिए, तो 5 साल तक का क्या करना पड़ेगा, आपको गैप लेना पड़ेगा। ये तो एज अ फर्म इन लोगों ने बोला है। अब जैसे A, B और C पार्टनर है, तो अब इनको टोटल 7 इयर्स निकालने हैं इस फर्म के साथ ना, 7 साल आप मैक्सिमम ऑडिट कर सकते हो। तो ए अगर से फॉर एग्जांपल अगर ए ने 2 साल निकाल लिए, तो फिर ए को यहां से रोटेट करके अब अगले 2 साल बाद ऑडिट कौन करेगा, वो बी हमारा ऑडिट करेगा।
और जैसे बी 2 साल कर चुका होगा तो फिर सी कर लेगा। अब बचा हुआ 1 साल वापस से क्या कर सकता है, ए हमारा ऑडिट कर सकता है। तो आपको हर 2 साल में की ऑडिट पार्टनर्स को क्या करना चाहिए, रोटेट करना चाहिए। आगे भी बात समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, ये सब चीज है ड्यूरिंग दी कूलिंग ऑफ। अब अच्छा, ये जो 5 साल का टाइम आपको कूल करना है, मतलब मैं कर चुका हूँ भाई ऑडिट, अब वो 5 साल जब ऑडिट नहीं करनी है तो इंडिविजुअल शेल नॉट बी एन एंगेजमेंट टीम मेंबर, कंसल्ट विद द एंगेजमेंट टीम और बी रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइड अदर प्रोफेशनल्स इन टू द ऑडिट क्लाइंट, अंडरटेक एनी रोल विच रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट। अब मतलब क्लाइंट से पूरी दूरी बना लो, कहने का मतलब ये पूरी तरीके से क्लाइंट से रिश्ता खत्म कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी और फर्म को ऑडिट दी उसमें भी आप पार्टनर बन के घुस गए। ठीक है, ना ही उनके किसी एंगेजमेंट टीम या फिर उनके किसी क्लाइंट को आप कंसल्टेंसी देंगे, ना कोई प्रोफेशनल सर्विस देंगे, कोई दूसरा रोल जो है आप उनका जो है वो आप नहीं करेंगे। पूरी तरीके से जो है वो डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे। आ गई बात समझ में यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर इन्होंने बोला इन दी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अ की ऑडिट पार्टनर मे बी परमिट टू सर्व 1 ईयर एक्सटेंशन इफ कंटिन्यूटी इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ऑडिट क्वालिटी। तो ऊपर इन्होंने बोला था कि भाई जो ऑडिट पार्टनर है वो 2 साल से ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकता, लेकिन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जहां पे ऑडिट की क्वालिटी मेंटेन करना ज्यादा है, ऐसे केस में हम 1 साल और जो है वो क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑडिट पार्टनर को जो है वो ऑडिट करने के लिए रख सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं। अब जैसे ए बी और सी है, अब मान लो ए बी एंड सी के अंदर अगर ए जो है वो सबसे यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड है, सबसे एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, अब एक्स वाई जेड लिमिटेड की ऑडिट कर रहे थे, अब इनको लगा 2 साल जब ऑडिट कर लिया, ए जो था वो की ऑडिट पार्टनर था, ए एंगेज हुआ था, तो 2 साल बाद बी को आना था। लेकिन अब बी को लगा कि भाई मेरे पास इतना सफिशिएंट एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं एक्स वाई जेड लिमिटेड की ऑडिट में क्वालिटी मेंटेन करूं, तो ए का होना जरूरी है अभी इस साल। तो इसीलिए क्योंकि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस थे, अगर ए चल जाता तो देखो क्या होती, क्वालिटी खराब होती। तो दैट्स व्हाई हम ए को क्या कर सकते हैं, 1 साल का एक्सटेंशन दे सकते हैं। आ गई वो बात समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. If the audit client becomes a public interest entity, the length of the time sum of the audit partner before the client become a public interest entity is taken into account। तो अगर आपका क्लाइंट जो है वो क्या बन गया, एक पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी बन गया है। पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी क्या होती है भाई यहाँ पर, पब्लिक इंटरेस्ट ऐसी एंटिटी मतलब होती है संस्था या यूनिट, है ना। तो अगर मान लो आप ऐसे क्लाइंट के साथ काम कर रहे थे जिसमें पहले पब्लिक इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब अगर उसमें पब्लिक इंटरेस्ट आ गया है, पब्लिक इंटरेस्ट कब आएगा, देखो इन जनरली तभी आएगा जब पब्लिक का पैसा होगा। कहने का मतलब अगर कोई कंपनी पहले लिस्टेड नहीं थी या पब्लिक लिमिटेड नहीं थी और अब वो पब्लिक लिमिटेड हो गई, पहले प्राइवेट लिमिटेड थी, कुछ गिने चुने लोगों का इंटरेस्ट था, फिर बाद में पब्लिक लिमिटेड हो गई, पब्लिक इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो पब्लिक मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ जो कि जिसमें पहले पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बाद में अगर पब्लिक इंटरेस्ट आ गया तो क्या इससे चीजें चेंज होंगी, क्या एज अ ऑडिटर भी मेरे को एज अ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा क्या, ये बताओ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बस यही बात है, उन्होंने और कुछ भी नहीं बोला, बस इतना सा बोला है कि अगर आप किसी ऐसी एंटिटी के लिए काम कर रहे हो जो कि पब्लिक, जिसमें कि पहले पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है, बट बाद में इन केस अगर वो एंटिटी चेंज हो जाती है, जैसे इंडिया में प्राइवेट कंपनी अगर पब्लिक हो गई, तो फिर एज अ ऑडिटर भी आपको जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी जो की तरह काम करना पड़ेगा। क्लियर है भाई, समझ में आई बात यहाँ पे? Yes, sir. If a key audit partner was a key audit partner on that engagement at a different firm, the length of the time sum। अब ये भी मैंने चीज आपको समझा दी कि भाई पहले मैं एबीसी फर्म में था, किसमें था मैं फर्म में, यहाँ पे पहले मैं एबीसी फर्म में था, और एबीसी फर्म में जो है वो एक्स वाई जेड लिमिटेड की ऑडिट कर रही थी। ए जो है ये की ऑडिट पार्टनर था अपना, इसमें क्या था ये हमारा, ये की ऑडिट पार्टनर। अब ए का बी और सी के साथ डिस्प्यूट हो गया, 1.5 साल से ये ऑडिट कर रहा है, ए चला गया हमारा क्या नाम है एबीसी ए डी ई के साथ एक दूसरी ऑडिट फर्म में चला गया,
और XYZ लिमिटेड की ऑडिट अब ABC नहीं करके कौन कर रही है, ADE कर रही है। अब ये A कितने साल कर चुका है ऑडिट, पहले 1.5 साल कर चुका है ना बेटा ऑडिट यहाँ पर, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या A का फर्म बदल लेने से पीरियड भी बदल जाएगा क्या? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 1.5 साल उसके अंदर एज ऑडिट कर चुके हो। और हम की ऑडिट पार्टनर को कितना टाइम दे रहे हैं, स्पेशली अगर कंपनी पब्लिक लिमिटेड है या लिस्टेड है तो हम 2 साल ही दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो ए है, ये सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर 6 मंथ्स और ऑडिट कर सकता है, बाद में फिर डी को या ई को क्या करनी पड़ेगी, इसकी ऑडिट करनी पड़ेगी। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज उन्होंने बताई। इवन दो अगर आप फॉर्म Yes, चेंज भी कर sir. लोगे ना, तो भी की ऑडिट पार्टनर का जो टाइम है वो उतना ही रहेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा ये चीज ना। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी may provide an audit firm with an exemption from partner rotation if the firm does not have sufficient people with the necessary knowledge and experience। ठीक है, अब ये देखो, ये इन्होंने बहुत जनरल बात करी है। जैसे अब ACC अगर आपकी बॉडी, अगर वो आपको कोई एग्जेम्पशन देती है कि भाई मैं तो अकेला ही हूँ या हम 2-3 जने ही हैं, जूनियर्स ही हैं मेरे, तो ये तो नहीं कर सकते ऑडिट। तो अगर ऐसे केस में वो एग्जामिशन देती है, तो आप उस एग्जामिशन को क्या कर सकते हैं, यूज में उसका फायदा उठा सकते हो, वरना। अभी कुछ एग्जांपल इन लोगों ने यहाँ पे दिया है। मार्टिन सर्व्ड एज द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर एट मैटिशियस कंपनी, अ लिस्टेड एंटिटी, फॉर 5 years बिफोर टेकिंग अ करियर ब्रेक ऑफ 2 years। तो 5 साल तक तो वो काम कर चुका है भाई। समझ में आ गई ये बात? यहाँ पे कितने साल काम किया उसने यहाँ पे? 5 साल. 5 साल वो मैटिशियस कंपनी का नाम है, उसके साथ 5 साल जुड़ के काम कर चुका है। अब फिर 2 साल वो अपना आराम से भैया पैसा कमा लिया, बढ़िया, चलो 2 साल घूमूंगा, करियर ब्रेक ले लिया। 2 साल बाद वो वापस आता है ऑडिट फर्म में। मार्टिन इज असाइंड एज द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर टू मैटिशियस कंपनी अगेन। क्या ये व्यक्ति वापस से कर सकता है क्या? कितने साल का कूलिंग पीरियड दिया हुआ है यहाँ पे? 5 साल. 5 साल का दिया हुआ है ना। तो फिर आप कैसे ऑडिट, हमें पहले का पीरियड देखना पड़ेगा आपने कितना काम किया था। एज द मिनिमम कूलिंग ऑफ पीरियड हैज नॉट पास, मार्टिन कैन ओनली सर्व फॉर फर्दर ड्यूअर्स टेकिंग द टोटल अप टू 7 years। तो कूलिंग ऑफ पीरियड हमारा 5 साल है, और आप कितने साल के लिए एज ऑडिटर एंगेज रह सकते हो? 7 years के लिए रह सकते हो मैक्सिमम। Yes, sir. Yes, sir. तो मैक्सिमम आप अपना टर्म पूरा कर सकते हो। तो अब मैं किसी भी फर्म में चल जाऊं ना, तो वहां पर जाके मैटिशियस एंड कंपनी के लिए अगले 2 साल के लिए क्या कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. आफ्टर विच अ कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 5 years must pass before the Yes. Martin can be involved again। तो 7 years का आप कैसे भी करो, चाहे आप टुकड़ों में करो चाहे 1 साल करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट 7 साल का पीरियड से ज्यादा आप क्या नहीं कर सकते, एक ऑडिट फर्म के लिए एंगेज नहीं हो सकते। अभी एक और एग्जांपल इन लोगों ने दिया है। सैम हैज बीन द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर फ्रॉम फ्रैम्बॉयज कंपनी फॉर 3 years व्हेन द कंपनी बिकम लिस्टेड। अब ये कंपनी पहले लिस्टेड नहीं थी, बाद में लिस्टेड हो गई, इसका मतलब पब्लिक इंटरेस्ट आ गया इस कंपनी में लिस्टेड होते ही। Yes, sir. कितने टाइम के लिए आप ऑडिटर रह सकते हो लिस्टेड कंपनी के अंदर मैक्सिमम? अगेन 7. 7 years। तो सैम को हम कितने साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं? 3 साल तो ये कर चुका है, कहने का मतलब जब पब्लिक लिस्टेड नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं था, तो 3 साल कर चुके थे। अब पब्लिक इंटरेस्ट आ गया, तो पब्लिक इंटरेस्ट आ गया तो भैया आपने जो पहला जो पीरियड इस कंपनी के साथ आपने गुजारा है ना, वो पीरियड कंसीडर करना पड़ेगा। तो 3 साल तो हमको कंसीडर करेंगे। तो मैक्सिमम अब और कितने साल के लिए इसको ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं हम लोग? 4 साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। आया बेटा समझ में? क्लियर यहाँ पे? Yes, sir. ठीक है, ये चीज, Yes, sir. ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं आपके ना ऑडिट में, जो थोड़े से आएंगे। वो ये आएगा कि भाई एक ऑडिटर अगर इतना टाइम निकाल चुका है, तो ये आपको चीजें ध्यान में रहनी चाहिए। क्लियर है बेटा? समझ में आया यहाँ पे? ये Yes, चीज, sir. ठीक है। अब फैमिली एंड पर्सनल Yes, sir. रिलेशनशिप है, तो हम तो कह रहे हैं भाई अगर ऑडिटर और उसका आपस में रिश्ता अगर लंबे साल में बन गया, तो ही अलग हो जाओ। तो परिवार और पर्सनल रिलेशनशिप की तो बात नहीं आती है कहीं ना। आपके परिवार का कोई व्यक्ति है, उसकी ऑडिट कर सकते हो क्या आप यहाँ पे? या पर्सनल रिलेशनशिप आपका जब है, No, sir. No, sir. आपका भी No, नहीं होना sir. चाहिए, आपके ऑडिट टीम के सदस्यों का भी नहीं होना चाहिए, मेंबर्स का भी नहीं होना चाहिए, और आपके नेटवर्क फर्म में भी इवन जो लोग हैं उनका भी
फैमिली रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, बस फैमिली रिलेशनशिप की भी अपनी एक लिमिट है, ठीक है, वो देखते हैं। मैं अगर व्हेन अ मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम हैज अ फैमिली और अ पर्सनल रिलेशनशिप विद समवन एट द क्लाइंट हु इज एबल टू एक्सर्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फैक्टर व्हिच शुड बी कंसीडर। अब क्या क्या चीजें ध्यान रखोगे भाई यहाँ पे, ठीक है, अगर आपका इमीडिएट फैमिली मेंबर उस कंपनी का डायरेक्टर एम्प्लॉय है, ठीक है, इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और इस पोजीशन पे है कि उस कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो ऑडिट करोगे क्या उसकी? पहली बात तो No, sir. अगर आपका ये तब तो नहीं करेंगे। और अगर मेरी ऑडिट टीम में ऐसा कोई मेंबर है जिसका परिवार का सदस्य है, तो फिर अगर ऑडिट करनी है तो उस ऑडिट टीम मेंबर को बाहर निकालना पड़ेगा। क्लियरली आ गया समझ में ये बात यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Remove the individual of the or structure the engagement team so that the individual does not deal with the matter that are the responsibility of the family member। और एक और तरीका इन्होंने यहाँ पे बताया कि अगर आपकी टीम में कोई है भी, तो अपना काम इस तरीके से कीजिए, मतलब टीम में देखो काम बांटना पड़ेगा, ए को कुछ बांटा, बी को बांटा, सी को बांटा। सी का काम, सी के रिश्तेदार है, तो सी को वो काम ही मत दो जो उसके रिश्तेदार काम देखते हो, वहां पर रिलेटिव अगर उसकी कंपनी में कोई काम देख रहे हैं तो वो काम आप उसको मत दीजिए, कुछ और काम दीजिए, ये भी कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया भाई यहाँ पे? Yes, sir. Other employees and partners of the firm, a firm should have policies and procedures in place to provide guidance when a partner of the firm is a family or a personal relationship with someone and the client who is able to exert। ये कह रहे हैं ये बात सिर्फ मेरी फर्म के लिए करनी है। किसके लिए कर रहे हैं बेटा यहाँ पे बात? ये मेरी फर्म के लिए कर रहे हैं। अच्छा, मेरी जो ऑडिट फर्म है ना, इस हमारी को भी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जैसे कंपनी को पॉलिसी बनाती है मुझे में, तो मुझे मेरी कंपनी में पॉलिसीज और प्रोसीजर सेटअप करने पड़ेंगे। किस चीज के लिए? कि अगर कभी ऐसा हुआ कि हम किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं और हमारी फर्म में ऐसा कोई पर्सन है जिसका रिश्तेदार है वहां पर, ठीक है, जो कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है ऑडिट के ऊपर ना, सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जिसको हमको ऑडिट करनी है, तो फिर हमारी खुद की फर्म में के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर हो सकते हैं कि हम उस सिचुएशन में कैसे डील करेंगे। आ गई बेटा बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. ये इन्होंने बोला, ज्यादा कुछ है नहीं। रिक्रूटमेंट सर्विसेज, अब इसमें क्या? फैमिलियरिटी, सेल्फ इंटरेस्ट, इंटिमिडेशन थ्रेट may arise if the firm is involved in recruiting senior personnel for the client। अब इन्होंने क्या बोला है? अगर मान लो मैंने उस कंपनी को रिक्रूटमेंट सर्विस दी है। रिक्रूटमेंट सर्विस क्या होता है भाई यहाँ पे? कंपनी में जरूरत थी, कोई सीनियर पोजीशन खाली हो गई, ध्यान से सुनना बात को ना मेरी। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, अब इस XYZ लिमिटेड में के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोजीशन जो है वो वैकेंट है। क्या है भाई यहाँ पर? पोजीशन वैकेंट है। हमारी फर्म है ABC, हम ऑडिटर हैं इनके। अब जब सीईओ की पोजीशन खाली हुई तो ABC फर्म ने यहाँ पर मिस्टर डी को रिकमेंड किया। क्या किया भाई यहाँ पे? मिस्टर रिकमेंड किया, कोई भी होगा मिस्टर डी, जान पहचान का इनका, रिकमेंड किया कि भाई मिस्टर डी को आप जो है वो सीईओ रिक्रूट कर लो। तो आपने रिक्रूटमेंट सर्विस दी या रिक्रूटमेंट करने में मदद करी है उनको यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आपने क्लाइंट के किसी सीनियर पर्सनल को रिक्रूट करने में मदद करी, आप इसमें इन्वॉल्व रहे हो, तो भी बेटा आपका सेल्फ इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसके ऑडिट नहीं कर सकते क्योंकि मिस्टर डी जो है वो हमारे ही द्वारा रिकमेंड किए गए। तो होगा क्या? अगर मान लो इस कंपनी में मिस्टर डी ने कोई फ्रॉड कमिट कर दिया, तो क्या ABC लिमिटेड उसको दुनिया को बता पाएगी कि हाँ भाई ये फ्रॉड कमिट हुआ है? No, sir. क्यों? क्योंकि भाई आप खुद उसको रिकमेंड कर रहे हो, तो कंपनी वाले और पब्लिक आपके माथे आ जाएगी कि ऐसा बंदा रिकमेंड किया जिसने हमारी कंपनी में फ्रॉड कर दिया।
तो फिर वो थ्रेट है आपके इंडिपेंडेंस पे। तो अगर आपने रिक्रूटमेंट करने में उनको मदद किया तो फिर उस केस में आप उस कंपनी के एज ऑडिटर क्या नहीं कर सकते, कंटिन्यू नहीं कर सकते, छोड़ दो, वहीं खत्म करो। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्वालिफिकेशन एंड इंटरव्यूइंग एप्लीकेंट टू एडवाइज ऑन फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी इज अलाउड। अब ये लेकिन एक अलग बात है, देखो ये मदद करना और रिकमेंडेशन देने में बहुत फर्क हो जाता है। अब जैसे कंपनी को गाइडेंस चाहिए ना कि भाई हम देखो एक व्यक्ति चाहते हैं जो कि हमारी कंपनी में अगर एक पोजीशन खाली होगी है, लेकिन वी वांट कि भी ऐसा पर्सन है जिसमें अच्छी फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी हो। तो उन्होंने फ्लॉडिट फर्म को बोला कि भाई आप इस एप्लीकेंट को रिव्यू कर लो या आप इसको एडवाइस करो कि इसको हमको इंटरव्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बेसिक सी गाइडेंस है, इससे मेरा जो है वो क्या नहीं हो सकता, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। क्योंकि भाई ये बहुत फर्क पड़ जाता है ना भाई, मैंने तो सिर्फ ये बोला आप क्लाइंट आप ढूंढ के आप लेकर के आ रहे हो, सब ये कर रहे हो, मैंने बस आपको थोड़ा सा क्वालिफिकेशन रिव्यू करी है कि हाँ भाई देखो ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये हम लोग कर सकते हैं। आ गई भाई बात समझ में यहाँ पे? Yes, sir. ठीक है, तो फर्क है एक रिकमेंड ही कर देना किसी एम्प्लॉय को, किसी कैंडिडेट को रिकमेंड कर देना उस चीज में। और अच्छा मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ ना कि कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन, ध्यान से सुनना मेरी बात, सिर्फ कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन क्या होगी इस पे मैंने सजेशन दिया है। क्या दिया है भाई इस पे मैंने सजेशन दिया? मैं ऑडिटर हूँ फर्म का, मुझसे सजेशन मांगा गया कि भाई फाइनेंस के लिए हमको एक पर्सन चाहिए, कैंडिडेट चाहिए, तो मैंने बोला कि भाई यही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये जो है सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट के क्वालिफिकेशन पे सजेशन है, इससे मेरा उस पर्सन से रिलेशनशिप नहीं बन गया। क्या कोई रिश्ता बन गया क्या इससे मेरा उस पर्सन से जो रिक्रूट होकर के आएगा यहाँ पर? No, sir. है ना? तो एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन, रेम्यूनरेशन नेगोशिएट करना, इन सब ये सब सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो ना, इन सब में कोई recruitment service may be provided to our client, provide the client makes all management decisions, determine suitability of candidate, selecting a suitable candidate, determining employment terms and negotiating। तो हमें अपने उस हद तक सर्विस देनी है जिससे मैं इंडिपेंडेंसी लूज नहीं करूं। अगर मैं उस लिमिट को क्रॉस कर रहा हूं ना बेटा, तो ही ये जो है मेरे लिए थ्रेट है। अगर मैं उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा तो ऐसे केस में क्या होगा कि इवन मैं रिक्रूटमेंट सर्विसेज भी क्या कर सकता हूँ, प्रोवाइड कर सकता हूँ। आगे बात समझ में आप पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, बाकी सीनियर के लिए Yes, sir. बनाई करती है कि भाई सीनियर जब मैनेजमेंट का है तो उसके लिए आप रिक्रूटमेंट सर्विस प्रोवाइड नहीं करोगे। ठीक है, ये इन लोगों ने बताया। आया यहाँ तक समझ में, क्लियर हो गया एम्प्लॉयमेंट तक, यस और नो, रिक्रूटमेंट सर्विस Yes, तक? sir. ठीक है, इसको आज Yes, sir. एंड करेंगे क्लास को, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। No, sir. कल पढ़ के आना क्लास में, कोई डाउट हो तो पूछना, फिर आगे कंटिन्यू। चलिए, गुड नाइट।